नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका में महंगाई 40 साल में सबसे अधिक है और ऑस्ट्रेलिया में बेरोजगारी 50 साल में सबसे कम। अमेरिका में खाने पीने की चीजों के दाम 10% से भी ज्यादा और ईंधन के 40% से भी ज्यादा हो गए हैं। इसके बाद भी अमेरिका में बेरोजगारी घटी है, लेकिन वहां पर लोगों ने छटनी से बचने के लिए सैलरी में कटौती करवाई है। उनकी वास्तविक कमाई घट गई है। इसके बाद भी आशंका है कि मंदी में जल्दी ही छटनी का दौर शुरू होने वाला है। उधर ऑस्ट्रेलिया में काम करने वालों की इतनी कमी हो गई है कि नए प्रोजेक्ट रुक गए हैं और हर तरफ काम अटकने लगे हैं। जितनी नौकरी है उतने ही बेरोजगार हैं। मतलब जो भी चाहेगा उसके लिए काम है। वहां मांग हो रही है कि बाहर से इंजीनियर, टेक्नीशियन और लेबर को लंबे समय का वीजा देकर बुलाया जाए ताकि काम ना रुके। इंटरनेशनल न्यूज से कुछ हो या ना हो, कई बार नेशनल दुख कम हो जाता है। इसलिए बताया ताकि सारी ऊर्जा वायरल कराने में ना खप जाए कि भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया। मगर लोग ललित मोदी और सुष्मिता सेन की तस्वीरों को वायरल कराने में लग गए, जबकि सुष्मिता सेन ने इन तस्वीरों की पुष्टि किया है कि शादी नहीं हुई है। ललित मोदी ने अपने ट्वीट में रिश्तों को लेकर कई बार नाम बदले और बाद में लिख दिया कि शादी नहीं हुई है। सुष्मिता ने भी यही सफाई दी है कि शादी नहीं हुई है। अब आप समझ गए होंगे कि भगोड़ा मोदी इतना ललित क्यों है। वह पहले भी कई बार तस्वीरों को डालकर वायरल के लिए मारी फिर रही जनता को आजमा चुका है। श्रीलंका की बात करते करते लोग सुष्मिता सुष्मिता पुकारने लगे। ललित मोदी की इन तस्वीरों से इतना जरूर पता चल जाता है कि बंदा टेंशन में नहीं है। फ्रॉड कर भारत से भागने वाले का दी एंड नहीं आता है, बल्कि बिगिनिंग होती है और पिकनिक चलती रहती है। वो अब भी चर्चाओं के जरिए भारत में वापसी कर लेता है। इसे चर्चा वापसी कह सकते हैं। विजय माल्या को देखिए, भारत से भाग गए मगर भारतीयता नहीं छूटी। नहीं तो कुर्ता पजामा विदेश में कौन पहनता है। इंडिया में तो हाफ पैंट पहनकर घूमा करते थे। क्रिकेट खिलाड़ी क्रिस गेल से मत जलिए कि हवाई जहाज का इनका टिकट बच गया, विजय माल्या ही मिलने पहुंच गए। इस घटना में समझने वाली बात यह है कि अपराध कर पकड़ा जाना और जमानत के इंतजार में भारत की जेलों में सड़ जाना छोटा काम है। बड़ा काम है लोटा लेकर देश से ही भाग जाना। ललित और विजय ने साबित कर दिया है कि अगर आपका जीवन लालित्य से भरा है, तब भगोड़ा होकर भी विजयी भाव से जी सकते हैं। डॉलर और पेट्रोल के दाम से दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग कूल गाई हैं। हम और आप नहीं जानते हैं कि कब किस वक्त किस आइटम का हमला हो जाए और आप वायरल कराने लग जाएं। पता है कि वीडियो में कुछ नहीं है, लेकिन देखे जा रहे हैं। टाइम पास के चक्कर में समाज का अच्छा खासा हिस्सा किसी और लोक में पास होता जा रहा है। अमेरिका में मंदी की खबर पढ़ ही रहे होते हैं कि संसद में धरना मना करने के नोटिस को लेकर हंगामा मच जाता है और जवाब में पुराने पुराने नोटिस निकाले जाने लगते हैं। हम उसमें बिजी हो जाते हैं। हो कुछ नहीं रहा है। 2022 का नोटिस दिखाइए तो 2009 का दिखा दिया जाता है। पता ही नहीं चलता है कि इससे गलत साबित हो रहा है या सही साबित किया जा रहा है। इसी बीच एक और वीडियो आ जाता है और लोग वहां बिजी हो जाते हैं कि यह देखने कि महिला ने अपने दोस्त को थप्पड़ मार दिया। इस माहौल में रुपया गिर गया है। इस टाइप का नीरस टॉपिक वायरल नहीं हो पा रहा है। रुपया कब कितना गिरा, गूगल सर्च से इसके गिरने का ग्राफ निकालकर, तरह तरह के मीम निकालकर ट्वीट करने वाले जोर तो लगा रहे हैं, मगर रुपए के गिरने पर रोने वाली जनता ने अपने आंसू बदल लिए हैं। उसने तो महंगाई पर भी रोना बंद कर दिया है। ठीक है कि कभी वो गुस्से में आ गई थी कि $1 का भाव 56 रुपए 64 रुपए कैसे हो सकता है, लेकिन अब वो 80 रुपए के भाव पर एडजस्ट कर चुकी है, जैसे वो बेरोजगारी के दर से एडजस्ट कर चुकी है। अगर मेरी बात गलत नहीं है तो क्या आपने हाउसिंग सोसाइटी और रिटायर्ड अंकिलों के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे लेकर हाय तौबा देखी है? आप इस वीडियो को कितनी बार देखना चाहेंगे? किसे याद दिला रहे हैं कि तब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुपए के गिरने को लेकर क्या क्या कहा? अब क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? कुछ कहते भी नहीं। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में
भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं। लगता है माल बाहर भेजने वाले और बाहर से माल लाने वाले हमारे व्यापारी डॉलर के 80 रुपए पर पहुंचने पर हवा में तैर रहे हैं। पहले की तरह उन्हें अब बोझ नहीं लगता। रुपया का भाव गिरता है तो जरूर विदेशों में पढ़ रहे लाखों भारतीय छात्रों को तकलीफ होती है। फीस के लिए अधिक डॉलर देने पड़ जाते हैं। दिक्कत आयात करने वालों को भी होती है, लेकिन वे काफी सक्षम लोग होते हैं तो अपनी तकलीफ खुद से बता सकते हैं। जब तक वे नहीं बोलते हैं, मानकर चलना चाहिए कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। वैसे आयात का बिल काफी बढ़ गया है, निर्यात से कहीं ज्यादा आयात हो रहा है। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि रुपया कमजोर होता है तो क्या होता है, तो मेरी राय में आप 1 सितंबर 2013 का पांचजन्य पढ़ लीजिए। इसके कवर पर रुपए की तस्वीर है और लिखा है, और कितना गिरोगे। इसमें जो तब समझाया गया होगा उसी से अब भी समझ सकते हैं। दुनिया तो वही है, बहुत ज्यादा नहीं बदली है। पांचजन्य की वेबसाइट पर 24 अगस्त 2013 का एक लेख है। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अश्विनी महाजन ने हिंदी में विस्तार से समझाया है कि उस समय जो रुपया गिर रहा था वो कितना खतरनाक था। उनके लेख का शीर्षक है, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को पाताल में पहुंचाने का किया पुख्ता इंतजाम। सारा लेख तो पढ़ना मुश्किल है, इसलिए हम कुछ ही अंश का पाठ करेंगे। अश्विनी महाजन लिखते हैं कि पिछले मात्र 3 महीनों में 10 रुपए की गिरावट के साथ रुपए और डॉलर की विनिमय दर 64 रुपए पर पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि थोड़े समय में रुपया 70 रुपए प्रति डॉलर तक भी गिर सकता है। यह सही है कि कुछ अन्य मुद्राएं भी कमजोर हो रही हैं, लेकिन अन्य देशों की तुलना में रुपया कहीं ज्यादा गिरा है। हर देश की समस्याएं स्वयं की होती हैं और उनका समाधान भी उसे खुद खोजना होता है। याद रखिएगा ये लाइन, भारतीय रुपए के अवमूल्यन की समस्या भारत की ही है। बढ़ता भुगतान शेष हमारे तेजी से बढ़ते आयात और उसके मुकाबले पिछड़ते हुए निर्यातों के कारण है। पिछले कई वर्षों में सरकार बढ़ते आयातों के मद्देनजर लगभग मूक दर्शक बनी हुई है। इसी दौरान चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा 40 अरब डॉलर तक पहुंच गया। शेष दुनिया के साथ भी हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। उधर रुपए की कमजोरी के सामने सरकार असहाय महसूस कर रही है। उस समय 2013 में अश्विनी महाजन साफ साफ लिखते हैं कि भारतीय रुपए की गिरावट की समस्या भारत की ही है। बता रहे हैं कि भुगतान शेष यानी आयात का बिल बहुत ज्यादा है। चीन से व्यापार घाटा 40 अरब का है। इन तीनों मामले में आप जानते ही होंगे कि आज क्या स्थिति है। क्या चीन से व्यापार घाटा कम हो गया है? 2021 में भारत और चीन का व्यापार 125 डॉलर का हो गया। असंतुलन देखिए, इसमें से चीन से आयात करीब 100 अरब डॉलर का हुआ है। 2013 में चीन के साथ व्यापार घाटा 40 अरब डॉलर का था। 2022 में 73 अरब डॉलर का हो गया, यानी तब से लेकर आज तक में 80% की वृद्धि हो गई। इस साल के अंत तक चीन के साथ भारत का व्यापार 100 अरब डॉलर से भी अधिक होने की उम्मीद है। इसका उदाहरण इसलिए दिया कि सब आलोचना में आलसी हो गए। एक वीडियो मिल जाता है, वीडियो वायरल कराने में लग जाते हैं। इसकी जगह देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि पांचजन्य ने डॉलर के 80 रुपया तक हो जाने पर कितने लेख लिखे हैं 2013 की तरह। कवर स्टोरी पर कितनी तस्वीरें छापी हैं। अब यह मुद्दा उसके लिए अहम है भी या नहीं। जून में उम्मीद थी कि करीब 26 अरब डॉलर से नीचे रहेगा, पर पार कर गया व्यापार घाटा।
निर्यात में करीब 23% की वृद्धि हो गई, तो आयात में 55% से ज्यादा की वृद्धि हुई। अब अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि बर्लिन में रहने वाले भारतीय केवल निर्यात के आंकड़ों पर ताली बजाएं, तो बिल्कुल ताली बजाइए। इसका बड़ा प्रभाव भारत से होने वाले एक्सपोर्ट पर भी दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने $400 बिलियन एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर हम गुड एंड सर्विसेज को देखें तो पिछले साल भारत से $670 बिलियन यानी करीब करीब 50 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है। आंकड़ा देख करके हाथ जम गए क्या? भारत का चालू बजट खाता सुधरा है, इसे एक अच्छे संकेत के रूप में देखना चाहिए। एक तर्क यह भी है कि रुपया डॉलर के मुकाबले गिरा है तो यूरो और अन्य मुद्राओं के मुकाबले सुधरा भी है। अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने अपने ट्वीट में एक सवाल उठाया है कि उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत में आधिकारिक तौर पर मुद्रास्फीति के जो आंकड़े हैं वो अमेरिका से काफी कम हैं। इस हिसाब से रुपया मजबूत होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। शायद कौशिक बसु इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं कुछ छिपाया तो नहीं जा रहा है। जो रुपया कमजोर हो रहा है उसके पीछे अंदरूनी कारण भी हैं और बाहरी कारण भी हैं। अंदरूनी कारण तो ये है कि अर्थव्यवस्था अभी पूरी तरह से पटरी पे नहीं आई है और यूक्रेन युद्ध के बाद समस्या और बढ़ गई है। इन्फ्लेशन तेज़ हो गया है और अमेरिका में इन्फ्लेशन तेज़ होने के बावजूद भी वहाँ पे जो उनकी अर्थव्यवस्था है वो इतनी गिरावट पे नहीं है जो सोचा गया था। तो यहाँ से रुपया बाहर जा रहा है। उन्होंने अपना जो फॉरेन एक्सचेंज का वो है रिज़र्व हमारा वो गिर रहा है और वहाँ पे अपना इंटरेस्ट रेट उन्होंने सेंट्रल बैंक ने बढ़ा दिया है। तो सेंट्रल बैंक जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है और यहाँ पे अनिश्चितता बढ़ गई है तो फिर पैसा बाहर जाने लगता है। उससे जब रुपया कमज़ोर होता है तो जो हम चीज़ें बाहर से मंगाते हैं उनके दाम और तेज़ हो जाते हैं, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन और तेज़ हो जाता है। और जब इन्फ्लेशन तेज़ होता है तो उसका असर हमारे जनता पे पड़ता है, क्योंकि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसमें कोई डीए नहीं होता है, उनकी कोई तनख्वाह को दोबारा बढ़ाया नहीं जाता है जब दाम तेज़ होते हैं। तो इससे जो गरीब जनता है उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरा ये होता है कि जब रुपया गिरावट पे होता है तो जो हमारे स्पेकुलेटर्स होते हैं वो स्पेकुलेट करने लगते हैं। तो जो हमारे एक्सपोर्ट करने वाले हैं वो जल्दी से पैसा अपना बाहर से वापस अंदर नहीं लाते, क्योंकि जितना वो देर करेंगे तो उतना उनको रुपया ज़्यादा मिलेगा। और जो हमारे इम्पोर्टर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करने लगते हैं जिससे कि तुरंत उनको कम रुपए में माल मिल जाए। तो इसलिए जो फॉरेन एक्सचेंज का जो बाहर जाना है वो तेज़ हो जाता है, जो फॉरेन एक्सचेंज अंदर आना है वो कम हो जाता है। तो उससे रुपया और कमज़ोर पड़ जाता है। और फिर जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं या बाकी जो इन्वेस्टर हैं उनको लगता है जब रुपया गिर रहा है तो इसका मतलब है कि जो उनका रिटर्न है वो और कम हो जाता है। तो रिटर्न कम होने की वजह से फिर वो पैसा और तेज़ी से बाहर जाने लगता है। तो इसके चलते हुए रुपया और कमज़ोर होता है। तो स्पेकुलेशन के चलते हुए रुपया और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और उसका असर फिर अर्थव्यवस्था पे और ज़्यादा इन्फ्लेशन का होता है। और जो हमारे यहाँ से बाहर जाते हैं, जैसे छात्र लोग जाते हैं अमेरिका पढ़ाई करने के लिए, उनका खर्चा बढ़ जाता है। तो कुल मिला के हमारे जो गरीब हैं उन पे असर पड़ता है और मिडिल क्लास वाले हैं उनके ऊपर असर पड़ता है और जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट है उस पर भी असर पड़ता है। नई दिल्ली के एडिशनल सेशन जज देवेंद्र कुमार जंगाला की कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी है। उनके आदेश की कॉपी पढ़ने लायक है। जज देवेंद्र कुमार लिखते हैं कि उन्होंने पुलिस की फाइल देखी है। जिस व्यक्ति ने ट्वीट किया है उसकी पहचान पुलिस साबित तक नहीं कर सकी। ना उसकी गवाही हुई है, ना ही ऐसे किसी की गवाही हुई है जिसकी भावना आहत हुई है। 2018 का ट्वीट है, तब से लेकर अब तक कोई सामने भी नहीं आया जिसकी भावना को ठेस पहुंची हो। आदेश की कॉपी से पता चलता है कि हनुमान भक्त नाम के ट्विटर हैंडल की शिकायत पर सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस को लगा कि जानबूझकर किया गया है जुबैर की तरफ से,
इसलिए जुबैर को नोटिस दिया गया, लेकिन जांच में सहयोग नहीं करने के कारण 27 जून को गिरफ्तार किया गया। यह पुलिस का पक्ष है। पुलिस कस्टडी के दौरान जुबैर के खिलाफ एफसीआरए का सेक्शन 35 लगा दिया गया और फिर न्यायिक हिरासत में भेजा गया ताकि पूछताछ हो। लेकिन वृंदा ग्रोवर ने सवाल किया कि एफसीआरए की कौन सी धारा का उल्लंघन हुआ है, कैसे हुआ है, नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट पर ही साफ साफ लिखा है कि इसके लिए केवल भारतीय नागरिक ही चंदा दे सकते हैं, वो भी जिनका भारतीय बैंकों में खाता हो। जो भी चंदा देता है उसे यह घोषणा करनी पड़ती है कि वो भारतीय नागरिक है और उससे पैन नंबर लिया जाता है। लेकिन पुलिस की तरफ से दलील पेश कर दी गई कि विदेशी चंदा आया है। जज देवेंद्र कुमार जंगाला ने लिखा है कि लोकतंत्र में सरकार जनता की होती है। अगर लोग अपनी बात नहीं रखेंगे तो लोकतंत्र का विकास नहीं होगा। यह आजादी होनी चाहिए कि लोग बिना भय के खुलकर अपनी बातों का आदान प्रदान कर सकें। यूपी में जुबैर के खिलाफ 6 एफआईआर हैं। हाथरस और लखीमपुर खीरी की अदालत के आदेश के अनुसार जुबैर के लिए अभी जेल से बाहर आना संभव नहीं। जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में इन सभी एफआईआर को रद्द करने या एक जगह करने की याचिका लगाई है। सौरभ शुक्ल की यह रिपोर्ट देखिए। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को आखिरकार शुक्रवार को कुछ राहत मिली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को जमानत देते वक्त सरकार को संविधान का पाठ भी पढ़ाया। विशेष सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने बेल देते हुए कुछ बेहद अहम टिप्पणियां की। जज जांगला ने लिखा कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए। आलोचना अच्छे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। किसी राजनीतिक दल की आलोचना कर देने भर से धारा 153A और धारा 295A लगाना ठीक नहीं। अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र की नींव है। लोकतंत्र में सरकार लोगों की खुली चर्चा के तहत चलती है। लोकतंत्र तब तक फल फूल नहीं सकता जब तक लोगों को खुले तौर पर अपनी बात रखने की आजादी ना हो। वाद विवाद चर्चा खुले तौर पर अपना पक्ष रखना एक खुले समाज का सूचक है। हिंदू धर्म सबसे पुराना और सहिष्णु धर्म है। हिंदू धर्म को मानने वाले भी सहिष्णु हैं। हिंदू इतने सहिष्णु हैं कि देवी देवताओं के नाम पर अपनी संस्था और अपने बच्चों के नाम रखते हैं। यानी कोई अपनी संस्था का नाम हिंदू देवी देवता के नाम पर रखता है तो उस पर आईपीसी की धारा 153A और 295A लगा देना ठीक नहीं। ये धाराएं तभी लगाई जाएं जब कोई व्यक्ति दुर्भावना से हिंदू देवी देवताओं का नाम इस्तेमाल करे। मोहम्मद जुबैर ने 1983 में रिलीज हुई एक फिल्म किसी से ना कहने का सीन ट्वीट किया, जिसमें अभिनेता फारूक शेख दीप्ति नवल के साथ एक होटल में जाते हैं जिसका नाम हनीमून होटल के बजाय हनुमान होटल हो गया होता है। 2018 में यह ट्वीट किया गया और गिरफ्तारी हुई जून में। शिकायत की एक ट्विटर हैंडल जो कि गुमनाम ट्विटर हैंडल हनुमान भक्त नाम से, उसने शिकायत की। दिल्ली पुलिस ने उसकी शिकायत पर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए गिरफ्तार किया। कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने इस गुमनाम हैंडल के मालिक का जो शिकायत करता है उसका बयान दर्ज किया, तो दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया नहीं। यानी इस केस में दिल्ली पुलिस ने धारा 161 के तहत शिकायतकर्ता का बयान ही दर्ज नहीं किया। लेकिन अभी मोहम्मद जुबैर जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि यूपी में जुबैर पर 6 मुकदमे दर्ज हैं जो जुबैर के ट्वीट पर ही हैं। जुबैर के खिलाफ सीतापुर, लखीमपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हाथरस में 2 एफआईआर हैं। जुबैर की गिरफ्तारी के बाद 4 जुलाई को हाथरस में जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शिवलिंग की तस्वीर ट्वीट करने को लेकर हाथरस में मुकदमा दर्ज किया गया था। जुबैर पर दिल्ली और यूपी में एक जैसी धाराएं हैं, 153A और 295A। जुबैर को सीतापुर मामले में पहले ही अंतरिम बेल मिल चुकी है। मोहम्मद जुबैर अभी हाथरस में दर्ज मुकदमे में 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एडिशनल सेशन जज देवेंद्र कुमार जंगाला के आदेश की कॉपी कि जुबैर के साथ क्या हुआ है, किस तरह से केस बनाए गए और पूछताछ और जांच के नाम पर इस जेल से उस जेल में घुमाया जा रहा है। जिसकी भावना आहत हुई है वह सामने तक नहीं आया। क्या यह रहस्य जैसा नहीं लगता है कि जिस हनुमान भक्त नाम के ट्विटर हैंडल ने दिल्ली पुलिस को टैग कर दिया, वो कौन है दिल्ली पुलिस उसका पता ही नहीं लगा सकी, बल्कि आज तक नहीं लगा पाई और जुबैर को गिरफ्तार कर दूसरे मामलों की जांच होने लग जाती है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। इस तरह से पत्रकारिता करने वाले, झूठ पकड़ने वालों को टारगेट किया जा रहा है।
इसी तरह से श्रीलंका में भी पत्रकारों का दमन हो रहा था। वहां की जनता या उस देश को इससे क्या मिल गया आप जानते हैं। रॉयल रेमंड रोर श्रीलंका नाम के मीडिया संस्थान के एडिटर इन चीफ हैं। भारत श्रीलंका के जैसा नहीं होगा, लेकिन वहां के मीडिया में जो हो रहा है और यहां का जो हाल है बहुत अंतर नहीं है। उम्मीद है आप रॉयल रेमंड के इस ट्वीट को याद रखेंगे। रॉयल रेमंड ने आज ट्वीट किया है कि गोटाबाया और दूसरे राजापक्षाओं से मुक्ति पाने के लिए हमने जो कीमत चुकाई है वो बहुत ज्यादा है। बहुत सारे पत्रकारों की हत्या कर दी गई, बहुत सारे पत्रकार लापता कर दिए गए, बहुत सारे पत्रकारों को देश छोड़कर भागना पड़ा, बहुत सारे मीडिया संस्थानों ने खुद पर ही सेंसरशिप ओढ़ लिए, बहुत सारे एनजीओ को बदनाम किया गया, उन पर हमले हुए, अभियान चलाकर बहुत सारे लोगों को डराया गया, बहुत सारे लोगों से जमीन का अधिकार छीन लिया गया, बहुत सारे लोगों की आजादी छीन ली गई, बहुत सारे लोग अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग कतारों में ही मर गए। पिछले 100 दिनों के दौरान इस राजवंश को घुटनों पर लाने के लिए बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया है। मैं यही प्रार्थना करती हूं कि ऐसा फिर कभी ना हो। भारत का मीडिया कम शानदार नहीं था, लेकिन इसके गोदी मीडिया में बदलने को आप तमाशे की तरह देखते रह गए। लगा कि खेल चल रहा है, पत्रकारों को किस तरह से जेल जेल घुमाया जा रहा है, अब इसे भी तमाशा की तरह आप देख रहे हैं। श्रीलंका की पत्रकार रॉयल रेमंड की इस बात को याद रखिएगा। वहां पत्रकारों को मार दिया गया, गायब कर दिया गया और जनता सनक गई गोटाबाया के पीछे, और अंत में गोटाबाया ही भाग गया। श्रीलंका में कुछ पत्रकार तब भी बचे रह गए, वही हैं जो इस वक्त जनता के साथ हैं। हवाई जहाज उड़ते हैं तो उसे ट्रैक किया जाता है। गोटाबाया जिस जहाज से सिंगापुर भागा उसे लोग खूब ट्रैक कर रहे हैं। बस इसे तमाशे और मनोरंजन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। याद किया जाना चाहिए कि तानाशाही की कीमत पत्रकारों ने वहां किस तरह चुकाई है। कोलंबो से उमा शंकर की रिपोर्ट देखिए। कोलंबो की सड़कों पे गाड़ियों की ये कतार क्यों है और कब से है, कब तक रहेगी ये कतार, ये बताने के लिए हम आपके साथ कोलंबो की सड़कों से मौजूद हैं। ये गाड़ियों की जो कतार है ये पेट्रोल पंप के आसपास लगती हैं और कई कई किलोमीटर लंबी लगती हैं। अब देखिए, इसमें बस भी है, प्राइवेट व्हीकल्स भी हैं, जिसमें कार है, वैन है और बाकी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो माल ढुलाई की गाड़ियां हैं वो भी हैं इसमें। फ्रंट कैमरे से देखिए कि ये कतार जो है वो किस तरह से लंबी है। हमने ये कोशिश की थी कि इस कतार की शुरुआत से हम चलेंगे और पेट्रोल पंप तक जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि कतार बहुत लंबी थी और पेट्रोल पंप बहुत दूर। तो हमने ये तरीका चुना कि बीच से ही हम इस रिपोर्ट को शुरू करते हैं और आगे तक चलते जाते हैं जहाँ तक कि पेट्रोल पंप है। अब देखिए, ये बसों का सिलसिला यहाँ ख़त्म होता नज़र आता है तो गाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। जो लोग हैं वो गाड़ी पार्क करके अपने घरों को चले जाते हैं और जब पेट्रोल आने की सूचना मिलती है, और पेट्रोल आती भी कहाँ पे है, पेट्रोल या डीजल या जो भी फ्यूल है वो आती है आईओसी के पेट्रोल पंप पे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो पेट्रोल पंप है वहीं पे थोड़ी बहुत जो सप्लाई आती है वो आती है, और इसलिए ख़ास तौर पे आईओसी पेट्रोल पंप के पहले इस तरह की कतार देखने को मिलती है। जहां अब देखिए एक टर्न हम ले रहे हैं और ये टर्न जो ले रहे हैं ये पार्लियामेंट के पास का टर्न है। यहाँ पे पार्लियामेंट की सुरक्षा में जो जवान हैं वो तैनात हैं, बैरिकेडिंग की हुई है, और उसके साथ साथ यहाँ ये जो कतार है वो लंबी चलती नज़र आ रही है। हम थोड़ा तेज़ चलने की कोशिश करते हैं ताकि हम ज़्यादा इलाका कवर कर पाएँ और वन गो में आपको दिखे कि आखिरकार कैसे ये जो लोग हैं वो कई कई दिनों तक इंतज़ार करते नज़र आते हैं। ख़ासतौर पे जो कमर्शियल वाहन के जो चालक हैं वो अपनी गाड़ी छोड़कर नहीं जाते, वो गाड़ी के साथ ही बैठे होते हैं और तेल जब मिलता है उनका तब वो अपने काम के लिए निकलते हैं। एक अहम बात यह है कि ये जो कतार थी वो लंबे समय से लगनी शुरू हुई थी जब पेट्रोल डीजल की किल्लत शुरू हुई थी। अब ये जो लोग हैं खासतौर पे जो कमर्शियल व्हीकल्स के या फिर जो ऑटो जैसी जो गाड़ियों के जो चालक हैं वो क्या करें, उनके पास काम नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, उनकी गाड़ियाँ बंद है, तो वो
प्रदर्शन स्थल पे जाते हैं, और क्योंकि उनको लगता है कि जितना तेज प्रदर्शन करेंगे उतना शायद जल्दी समाधान निकल कर आए। अब देखिए, हम पेट्रोल पंप के पास पहुंच गए और यहाँ पे दोपहिया चालक, खासतौर पे जो मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो उनका जमावड़ा यहाँ पर है। और ये पेट्रोल पंप का नज़ारा है, देखिए किस तरह से हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हैं। यहाँ पेट्रोल पंप जो है उसकी राशनिंग होती है, एक अमाउंट से ज़्यादा, एक वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं दिया जाता। और देखिए ये लोग जो हैं वो बेसब्र यहाँ खड़े हैं कि इनकी बारी कब आएगी। ये जो सबसे आगे खड़ी है गाड़ी, इनको भी शायद नहीं पता होगा कि कब इनको एंट्री दी जाएगी, क्योंकि तेल की जो अवेलेबिलिटी है वो कई दिनों तक होती नहीं है, और जब होती है तो थोड़ा थोड़ा करके सबको दिया जाता है ताकि जो काम जो है वो सबका चले। हाउ मेनी लीटर्स यू गॉट? is given to 3 liters. Only 3 liters? Yes. They don't give more than 3 liters? No. And what do you do? Business. And how many days you will do your business with this 3 liters fuel? Only one day. Only one day? Only one day. And then again you will put your vehicle in the queue? Yeah. How do you go to school if you don't have fuel? By cycle these days. And what is the distance? You have to 8 kilometer. 8 kilometer up and down 60. पेट्रोल डीजल की समस्या का ये जो एक और पहलू है, एक और दृश्य जो है कि देखिए किस तरह से ऑटो ड्राइवर्स जो हैं, जिन्होंने कई दिनों से अपने ऑटोज़ को लगा के रखा हुआ है क्यू में, वो जब उनकी बारी आती है तो इतना भी तेल नहीं इनके ऑटो में कि वो चलाकर आगे बढ़ सकें। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय है। हमारे दर्शकों की तरफ से उन्हें अग्रिम बधाई। लेकिन एक सवाल भी है, क्या दिल्ली या अन्य राज्यों से छपने वाले अखबारों या चैनलों में उनका कोई विस्तृत इंटरव्यू हुआ है जिससे पता चलता हो कि वे अपनी भूमिका को किस तरह देखने वाली हैं? वैसे आपको बता दें कि 21 जून को जब उम्मीदवारी की घोषणा हुई थी, तब ओडिशा के OTV पर उनका फोन के द्वारा इंटरव्यू चला था। ठीक ठाक लंबा इंटरव्यू था और कुछ चैनलों को उन्होंने बाइट भी दी थी। वो पहला दिन था, लेकिन नामांकन करने और प्रचार के लिए निकलने के दौरान का इंटरव्यू हमें नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि हमारे सर्च करने में कोई कमी हो। वैसे हमने आपको OTV का बता दिया कि वहां इंटरव्यू हुआ था। आप भी पता कीजिए या पूछिए कि और कहां कहां इंटरव्यू हुआ है। केवल यशवंत सिन्हा का ही इंटरव्यू मिल जा रहा है। शुक्रवार को द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के दौरे के बाद भोपाल पहुंची। वे अलग अलग राज्यों में जाकर विधायकों, सांसदों, राजनीतिक दलों से मुलाकात कर रही हैं। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए, उनके दौरे के बहाने अनुसूचित जनजाति के मुद्दों को लेकर। ये भव्य स्वागत मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ। इसको मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू एक विधायक के 131 और एक सांसद के 770 वोटों के लिए मध्य प्रदेश आईं। यहां बीजेपी के 127 विधायक और 28 लोकसभा, 8 राज्यसभा सांसदों के अलावा निर्दलीय और छोटे दलों के वोट जोड़ दें तो उन्हें कुल 44,881 वोट मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 96 विधायक, 1 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसदों के कुल 15,918 वोट मिल सकते हैं। चुनाव से पहले द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानकर मुख्यमंत्री ने पहले ही ऐलान कर दिया। वो राष्ट्रपति होंगे, आज पधार रही है तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे ही। पता नहीं कांग्रेस के लोग उसमें क्या है कि एक लहर से चल पड़ी उनके समर्थन, अन्य दल खूब समर्थन कर और कांग्रेस में इस पर उठने लगे कि आज आपने अखबार पढ़ा होगा कि द्रौपदी मुर्मू ही होगी। डराने की राजनीति। वहीं कांग्रेस भी दृढ़ संकल्प लेकर चली है। उसने बीजेपी पर अपने विधायकों को तोड़ने के लिए बड़ी रकम देने का भी बड़ा आरोप लगा दिया। आज ये दबाने की राजनीति, डराने की राजनीति, खरीदने की राजनीति, इसकी कोई सीमा नहीं है। और अभी एक विधायक ने उनके कहा हमारे विधायक दल की बैठक में कि मुझे फोन आया था कि हम इतना पैसा देते हैं,
आप हमें वोट देते हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। लंबे वक्त से राज्य में बीजेपी आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 1,53,00,000 से ज्यादा है। विधानसभा में 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2013 में 31 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन 2018 में वो 16 पर सिमट गई। कांग्रेस ने 31 सीटें जीत ली। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को भी बीजेपी अवसर के तौर पर देख रही है, लेकिन आंकड़े देखें तो राज्य में अनुसूचित जनजाति के 30,000 से ज्यादा पद खाली हैं। राज्य में 5 साल से आदिवासी संग्रहालय नहीं बना। अनुसूचित जनजाति विकास के लिए मिला 5,000 करोड़ रुपए का बजट लैप्स हो गया। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में SC/ST अत्याचार के 37,751 मामले अदालतों में लंबित हैं। इनमें अनुसूचित जनजाति से संबंधित 10,302 मामलों में सजा की दर महज 36% है। देश की कुल आदिवासी आबादी का 14% हिस्सा मध्य प्रदेश में है, जो मध्य प्रदेश की आबादी में कुल 21% बैठता है। इन आंकड़ों के बावजूद राम प्यारी सहरिया को गुना में ही उनके खेतों में कुछ दिनों पहले गुंडों ने जिंदा जला दिया। अस्पताल में उनकी मौत हो गई। हिंदी फिल्मों का एक पुराना गीत है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि अनुसूचित जनजाति से अत्याचार के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए, उसमें अगर जो आंकड़े आए हैं और उससे पिछले वर्ष की तुलना करें तो लगभग 9.3% का इजाफा हो गया। राष्ट्रपति किसी एक वर्ग की नहीं, पूरे देश की होती हैं। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी का प्रचार कुछ इसी तरीके का है। बहरहाल अगर उनके राष्ट्रपति बनने के बाद इन आंकड़ों में कुछ बदलाव हो तो शायद ये गाना भी हम बदल कर कह सकेंगे, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो बहुत कुछ है। भोपाल में कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। जून 2012 में प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया गया था। उम्मीदवारी का नामांकन करने के बाद मनोरंजन भारती ने प्रणब मुखर्जी का इंटरव्यू किया। उस समय प्रणब मुखर्जी ने तमाम चैनलों और अखबारों को इंटरव्यू दिए थे। मनोरंजन भारती बताते हैं कि उस दिन प्रणब मुखर्जी दिन भर इंटरव्यू ही देते रह गए। 2002 में APJ अब्दुल कलाम ने भी खूब इंटरव्यू दिए उम्मीदवारी के दौरान, बल्कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। याद रखिएगा, जुमला जीवी असंसदीय शब्द है। I felt most of you serious. Why should be so serious? On a rainy day, it's a beautiful day, smile, okay? Smile doesn't cost anything, okay? So what I will do, I will list important questions what you have asked. I will do the justice. You all agree with me? All of you agree. You are good people. What has happened in Gujarat is very painful. Very painful. We should prevent it at all costs. Leaders, the nobility. This is what in our country we have done. Not only Gujarat, every part we need. जैसे जैसे सवाल डॉक्टर कलाम को घेरने लगे, वैसे वैसे कलाम ने भी अपनी राजनीतिक समझ का परिचय देने में कोई चूक नहीं की। उन्होंने इसका एहसास करा दिया कि वे देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर किसी दबाव के तहत फैसला नहीं करेंगे। मुझे पार्टी ने जो दिया, मैं पार्टी को उनसे बहुत कम दिया। पार्टी मुझे बहुत ज़्यादा दिया, लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा दिया, मैं उनसे बहुत कम दिया। प्रणब मुखर्जी की लेगेसी क्या होगी? कांग्रेस का एक परंपरा है, वो परंपरा के अनुसार बहुत सारे लोग वो काम करते रहेंगे, इसमें किसी का कोई लेगेसी है नहीं। मैं जो भी डिपार्टमेंट में था, मैं कोशिश किया जो काम करे उससे लोगों को, खास करके पिछले पड़ा लोगों को भलाई हो, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। बहुत सारे इलास्ट्रियस पर्सनालिटीज़ भारतवर्ष के राष्ट्रपति बन चुके थे। मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी राष्ट्रपति पद की जो गरिमा, जो भी उनका महत्व है, मैं वो पूरा कोशिश करूँगा वो गरिमा को मजबूत करने के लिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी ही। NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर प्राइम टाइम के सारे एपिसोड होते हैं। सब्सक्राइब भी कीजिए और मेहनत से बनाए गए सभी एपिसोड को फुर्सत के दौरान दोबारा भी देखा कीजिए। बताइएगा कि जेल डेबिट कार्ड का एनिमेशन कैसा लगा और हर बात में जेल भेज दिए जाने के इस दौर को आप कैसे देखते हैं, तमाशे के रूप में या तबाही के रूप में। ब्रेक ले लीजिए।